स्कंदगुप्त से पहले के सोने के सिक्कों से कुषाण काल के वजन के मानक यानी 8 ग्राम का पता चलता है। इन सोने के सिक्कों को कुषाण के सोने के दिनार के नाम से जाना जाता था। कुषाण काल के सिक्के रोमन वजन मानक का पालन करते थे जो 8 ग्राम था और इसका नाम दिनार रोमन सोने के सिक्के दिनारियस ओरियोस से लिया गया था। एक गुप्त दिनार के अग्रभाग पर राजा को कुषाण पोशाक शैली में पतलून और लंबा कोट पहने हुए दिखाया गया है। सिक्के के पीछे की ओर देवी अर्दोक्सो ये देवता हमें कुषाण सिक्कों पर भी मिलते हैं को भी दर्शाया गया है जो भारतीय देवता नहीं बल्कि विदेशी देवता हैं। चांदी के सिक्कों पर पश्चिमी क्षत्रप का प्रभाव। गुप्तकालीन चांदी के सिक्के मुख्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किए गए थे। इसे पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना जाने वाले सिक्कों पर उनकी जीत के बाद पश्चिमी क्षेत्रों में जारी किया गया था। ये चांदी के सिक्के पश्चिम क्षत्रप के चांदी के सिक्कों का प्रभाव दर्शाते हैं। अग्रभाग पर राजा की प्रतिमा क्षत्रप शैली में दर्शाई गई है। पश्चिमी क्षत्रप का सामान्य प्रतीक 3 धनुषाकार पहाड़ी है। ये सिक्के केवल पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित थे जिन्हें पश्चिमी शैली के रूप में जाना जाता था। समकालीन स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत में शाही भूमि अनुदान का विवरण दीजिए। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इवोल्यूएट करते हैं इसको। सॉरी। ब्राह्मणों को भूमि के राजकीय उपहार का सबसे पहला उल्लेख उत्तरवैदिक ग्रंथों में मिलता है। प्रारंभिक ग्रंथों की अस्पष्टता ने अंततः पूर्ण स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त किया और उदाहरण के लिए महाभारत में राजाओं को ब्राह्मणों को भूमि दान देने के लिए बार-बार आह्वान किया गया है। अनुशासन पर्व के दान धर्म में एक बोधगम्य कथन में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि ब्राह्मण राजा के निर्माता हैं और एक राजा तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उससे उनका समर्थन प्राप्त है। दान धर्म पर्व में 3 प्रमुख प्रकार के दानों का उल्लेख है। सोने का दान, हिरण्य दान, मवेशी, गोदान, भूमि दान, पृथ्वी दान। भूमि का दान सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि यह रत्न, पशु, अन्न का स्रोत है। धर्मशास्त्र और पुराण भी ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रशंसा करते हैं और वचन देते हैं कि जो लोग योग्य ब्राह्मणों को उचित दान देते हैं उन्हें इस दुनिया में प्रसिद्धि और परलोक में खुशी मिलेगी। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि कर मुक्त होनी चाहिए इसका उल्लेख करने वाला साहित्य अर्थशास्त्र से सबसे पहला संकेत मिलता है कि शाही आदेश द्वारा स्थापित कुछ ब्राह्मण बस्तियों को कर छूट और विशेषाधिकार प्राप्त थे। धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों को उन लोगों में शामिल किया गया है जिन्हें करों से छूट दी जानी चाहिए और उन्हें दिए गए भूमि के राजकीय उपहार का गुणगान किया जाना चाहिए। लेकिन केवल बृहस्पति स्मृति में ही इन दोनों बातों को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजाओं द्वारा उपहार का गुणगान किया जाना है और राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि कर मुक्त होनी चाहिए। बौद्धों के पाली धर्म ग्रंथ में मगध के बिंबिसार और कौशल के प्रसेनजीत जैसे राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान देने का उल्लेख है। शिलालेख शाही भूमि अनुदानों के साथ-साथ विशेषाधिकारों और छूटों से जुड़े भूमि अनुदानों को कर्ज करने वाले सबसे पुराने शिलालेख पश्चिमी दक्कन के नाने घाट और नासिक में पाए जाते हैं। 5वीं से 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक अनुदानों में वृद्धि हुई। लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में राजा ऐसे उपहार दे रहे थे जिनका विवरण आमतौर पर तांबे की प्लेटों पर अंकित किया जाता था। ब्राह्मणों को दिए गए गांवों को अग्रहार ब्राह्मणदेय या शासन के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण गांव के लिए एक अधिक तटस्थ शब्द और जो यह संकेत नहीं देता कि यह शाही बंदोबस्ती का परिणाम था या नहीं भट्टग्राम है। यद्यपि बौद्ध और जैन मठों वैष्णव और शैव मंदिरों सहित अन्य प्रकार के लाभार्थियों को दिए गए राज के अनुदानों को बहुत कम संख्या में धर्मनिरपेक्ष अनुदानों के अभिलेख मौजूद हैं तथापि लगभग 10वीं शताब्दी तक अधिकांश राजकीय भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए गए थे। हालांकि शाही गुप्त इस विकास में बड़े पैमाने पर शामिल नहीं थे। गुप्त राजा द्वारा दिए गए भूमि अनुदान को दर्ज करने वाला केवल एक प्रामाणिक शिलालेख है। यह स्कंदगुप्त का भीतरी पत्थर स्तंभ शिलालेख है जो विष्णु मंदिर के पक्ष में एक गांव के उपहार को दर्ज करता है लेकिन उपहार की शर्तों के बारे में कोई शर्त नहीं रखता है। समुद्रगुप्त के नकली गया और नालंदा ताम्रपत्र
गया प्लेट में गोपस्वामी नामक एक ब्राह्मण को गया विषय में रेवतिका गांव का अनुदान दर्ज है। समुद्रगुप्त की नालंदा प्लेट में क्रमिला विषय में भद्रपुष्कर का गांव और क्रिविला विषय में पूर्णनाग गांव जयभट्टस्वामी नामक ब्राह्मण को उपहार में दिए जाने का उल्लेख है। दोनों अनुदानों को ऊपरी कर के नाम से जाने जाने वाले कर के साथ दिया गया बताया गया है। ग्रामीणों को निर्देश दिया गया है कि वे दान पाने वालों की बात माने और उन्हें मया और हिरार्य जैसे सभी कर दें। शिलालेख में यह भी लिखा है कि अब से अन्य गांव के कर भुगतान करने वाले कृषक और कारीगर इस अग्रहार में प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ विद्वान गया और नालंदा शिलालेख को कुछ शब्दों की वर्तनी, कुछ अव्याकरणिक अंशों और समुद्रगुप्त के लिए इस्तेमाल किए गए विशेषणों के कारण नकली मानते हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे बाद में असली अनुदानों की प्रतियां हो सकती हैं। हालांकि छाबड़ा और गाई बताते हैं कि गया प्लेटो की पुरालेख कला को 8वीं शताब्दी की शुरुआत में माना जा सकता है, लेकिन नालंदा प्लेटें निश्चित रूप से गुप्त काल की हैं। वे यह तर्क देते हैं कि कई शिलालेखों में व्याकरण संबंधी चूकें हैं, खासकर जहाँ लंबे मिश्रित शब्द हैं, और यह किसी शिलालेख को जालसाजी मानने का आधार नहीं हो सकता। बिहार शिलालेख, जो बुद्धगुप्त या पुरुगुप्त के शासनकाल से संबंधित प्रतीत होता है, में एक मंत्री द्वारा एक बलि स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है, जो राजा कुमार गुप्त का साला भी था। इस मंत्री ने कंच देवता और सप्त मातृकाओं को समर्पित कुछ मंदिर बनवाए। शिलालेख में 2 गांवों में कुछ हिस्से दान में दिए जाने का उल्लेख है। संभवतः इन मंदिरों के रखरखाव के लिए यह शिलालेख खंडित है। अगर दान में कुछ विशेष शर्तें थी तो अब मौजूद नहीं है। वाकाटक ब्राह्मणों को भूमि के महान दानकर्ता थे, जबकि शाही गुप्त स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों को भूमि के महान दानकर्ता नहीं थे। वाकाटक अभिलेखों में दान में दिए गए गांवों की संख्या 35 बताई गई है। इसमें से अधिकांश दान परवर सेन द्वितीय के शासनकाल में दिए गए थे। उसके 18 या 19 शिलालेखों में कुल 20 गांवों के दान का उल्लेख है। अनुदानों में अनेक तकनीक शब्दों का उल्लेख किया गया है, जो उपहार में दी गई भूमि और दान प्राप्तकर्ताओं को दी गई छूटों और विशेष अधिकारों को दर्शाते हैं। 13 शिलालेखों में भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख है, जो शाही माप के अनुसार 20 से 8,000 निवर्तन तक है। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पिछले दान के बदले में गांव दान में दिए गए। परवर सेन द्वितीय की यवतमाल पट्टी गांव में पहले दिए गए अनुदान के नवीनीकरण का उल्लेख है। परवर सेन द्वितीय के समय से ऐसा प्रतीत होता है कि उपहार स्वरूप प्राप्त गांव का स्थान वाकाटक साम्राज्य के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर, विशेष रूप से तापी घाटी की ओर स्थानांतरित हो गया। गुप्त और वाकाटक के अधीनस्थ शासकों द्वारा भी भूमि अनुदान दिए गए थे। उदाहरण के लिए इसमें परिव्राजक महाराजा शामिल थे, जिन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया और गुप्तों की अधीनता स्वीकार की, और भरत बाला, जो मेकल देश का शासक था, जो वाकाटकों का अधीनस्थ था। राजा भूमि के प्रमुख दाता थे। अन्य लोग भी योगदान देते थे। बंगाल के शिलालेखों में निम्नलिखित के अभिलेख शामिल हैं। निजी व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान। गुप्त वर्ष 113 के धनेदहा ताम्रपत्र शिलालेख में कहा गया है कि एक शाही अधिकारी ने कुछ जमीन खरीदी और उसे वराह स्वामी नामक एक ब्राह्मण को उपहार में दिया। ब्राह्मणों को उनके स्वयं के अनुरोध पर दिए गए अनुदान दामोदरपुर ताम्रपत्रों में से एक, जिसका समय 124 गुप्त वर्ष है, में कहा गया है कि क- कप- करपाटिक नामक एक ब्राह्मण ने कोटि वर्ष विषय में मुख्यालय में स्थित पुंड्रवर्धन भुक्ति के प्रशासन के लिए भूमि का एक टुकड़ा देने के लिए आवेदन किया था। भूमि अनुदान के लिए आवेदन करने वाले ब्राह्मण का एक अन्य उदाहरण समाचार देव के शासनकाल के गुगराहती ताम्रपत्र में सुप्रतीक स्वामी का है। अन्य लोगों के अनुरोध पर राजाओं द्वारा दिया गया अनुदान। लोकनाथ की तिप्पेरा ताम्रपत्र में एक महासामंत के अनुरोध पर 100 से अधिक चतुर्वेदी ब्राह्मणों को अनुदान दिए जाने का उल्लेख है। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की सहायता से इस परिकल्पना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि लगभग 300 से 600 ईस्वी के दौरान शहरी पतन हुआ था। नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं जो शहरी पतन की इस परिकल्पना को सही साबित करते हैं। आर.एस. शर्मा 1987 में ने तर्क दिया है कि उपमहाद्वीप में
प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरीकरण का जन्म लगभग 200 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इसके बाद शहरी पतन के 2 चरण आए, पहला तीसरी या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में और दूसरा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। शर्मा के अनुसार पूरे उपमहाद्वीप से मिले पुरातात्विक साक्ष्य शहरी पतन की घटना को दर्शाते हैं। वे शिलालेखों में कारीगरों और व्यापारियों के संदर्भ में कमी की ओर इशारा करते हैं। वे शहरी पतन को लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट का परिणाम बताते हैं और दावा करते हैं कि यह कम से कम 7 शताब्दी तक चला। शर्मा मानते हैं कि शहरी पतन के साहित्यिक साक्ष्य मजबूत नहीं है, लेकिन वे कहते हैं वराहमिहिर की बृहद संहिता में की गई निराशाजनक भविष्यवाणी की विभिन्न शहर या तो नष्ट हो जाएंगे या बुरे दिनों में गिर जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में राम के वनवास के बाद अयोध्या का वर्णन और कालिदास के रघुवंश में शहर की वीरानी का चित्र, श्रीमाली व कटक साम्राज्य के संदर्भ में व्यापारियों और शहरी अर्थव्यवस्था के गिरावट का तर्क देते हैं और दावा करते हैं कि शिलालेख मौद्रिक छोटे पैमाने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण बस्तियों का विस्तार, शहरीकरण का संकुचन और सामंतवाद की प्रारंभिक शुरुआत को व्यक्त करते हैं। इस काल के शहरों पर पुरातात्विक आंकड़े अत्यंत अल्प हैं। सिक्कों में गिरावट, उदाहरण वैशाली में किए गए उत्खनन में बड़ी संख्या में 157 सिक्के मिले हैं, लेकिन उनमें से एक भी इस काल का नहीं है। भूमि अनुदान के कारण कृषि का विस्तार हुआ, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हुआ, लेकिन इस परिकल्पना पर नीचे सवाल उठाया जा सकता है। उस समय के ग्रंथों में शहरों और शहरवासियों के लंबे काव्यात्मक वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिन्हें शाब्दिक रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनमें समृद्ध शहरी केंद्रों के विचार और जागरूकता प्रतिबिंबित होती है। वृहद संहिता में राजाओं के भव्य साज सम्मान, दरबारों और राजाओं, अधिकारियों या अन्य धनी लोगों के भवनों का उल्लेख है। मृच्छकटिका में नयिका वसंत सेना के उज्जयिनी स्थित भव्य भवन, उसके ऊंचे द्वार, हीरे जटित स्वर्ण द्वार तथा भव्य रूप से सुसज्जित कक्षों का विशद वर्णन है। अमरकोश में विभिन्न प्रकार के आभूषणों और विस्तृत वस्त्रों के लिए शब्दों की सूची दी गई है। धनी, शिक्षित, परिष्कृत और परिष्कृत शहरी व्यक्ति का वर्णन, जिसे कामसूत्र में नागरिक कहा गया है, इसी प्रकार शहरी परिवेश से जुड़ा हुआ है। विभिन्न विधाओं के परिष्कृत साहित्य का निर्माण, साथ ही इस अवधि के वास्तुशिल्प और मूर्तिकला उत्पाद शहरी परिवेश और संरक्षण के सतही स्रोतों की ओर इशारा करते हैं। तमिल महाकाव्यों में शहरों और नगरीय जीवन का विशद वर्णन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सुदूर दक्षिण में शहरीकरण एक सतत प्रक्रिया थी। शिल्पादि कार्य में पुहार और मदुरै के व्यस्त और चहल पहल भरे बाजारों का वर्णन है, जहाँ फूल मालाएं, सुगंधित पाउडर, सुपारी, शंख, चूड़ियां, मदिरा कपड़ा, वस्त्र बेचने वाले लोग थे। जहाँ वहाँ दुकानदार, रत्न कर्मचारी और विभिन्न प्रकार के कुशल कारीगर भी थे। पुहार को 2 भागों में विभाजित बताया गया है, पट्टिनपक्कम या अगरगर आवासीय क्षेत्र और मरुवुरपक्कम तटीय बंदरगाह क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र में अमीर लोगों के घर, चारागाह, बगीचे, बैठक स्थान, तालाब, सार्वजनिक स्नानागार और मंदिर थे। कब्रिस्तान और दफन स्थल शहर के बाहर स्थित थे। महाकाव्यों में शहरों में हिंदू मंदिरों और बौद्ध तथा जैन प्रतिष्ठानों का उल्लेख है। मणिमेकलई में वंजी में एक विहार और चैत्य का उल्लेख है। यहाँ तक कि आर.एस. शर्मा भी मानते हैं कि शहरी पतन के साहित्यिक साक्ष्य मजबूत नहीं है, लेकिन वे कहते हैं वराहमिहिर की बृहद संहिता में की गई निराशाजनक भविष्यवाणी की विभिन्न शहर या तो नष्ट हो जाएंगे या बुरे दिनों में गिर जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में राम के वनवास के बाद अयोध्या का वर्णन और कालिदास के रघुवंश में शहर की वीरानी का चित्र, वैशाली स्थल से सैकड़ों मोहरें और मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों के पुरालेख के आधार पर उन्हें गुप्त और गुप्तोत्तर काल का माना गया। पुरातात्विक साक्ष्य पश्चिमी भारत में पौनी जैसे कुछ बौद्ध प्रतिष्ठानों के पतन का संकेत देते हैं। दूसरी ओर कई अन्य मठ केंद्र विकसित हुए। मध्य भारत में सांची में कई विहार, मंदिर और मूर्तियां इसी काल की हैं। पूर्वी भारत में सारनाथ में निर्माण गतिविधियां देखी गई और नालंदा मठ ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इलाहाबाद के निकट भीटा, ये मोहरें और मुद्रांकन 4th और 3rd शताब्दी से पूर्व से लेकर 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं और इनमें राजघरानों, अधिकारियों और अन्य शहरी अभिजात वर्ग के लोगों की मोहरें शामिल हैं। अधिकांश 300 से 600 ईस्वी के काल के थे, लेकिन केवल 2 9वीं और 10वीं शताब्दी के थे। यद्यपि हमारे पास शहरी क्षय और अर्थव्यवस्था के ग्रामीणीकरण के मजबूत पुरातात्विक साक्ष्य हैं, लेकिन यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपमहाद्वीप स्तर पर एक साथ नहीं हो रही थी। ओके।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो ये है कि समकालीन स्रोतों की सहायता से गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये हमने पीछे कर लिया था, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं फास्ट फास्ट। डाउनलोड नहीं हो रहा, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 हो गया। कुल मिलाकर गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के अधीन थी, लेकिन कुछ अन्य कारकों ने भी उनकी स्थिति को प्रभावित किया। शाही महिलाओं की स्थिति सामान्य पुरुषों और महिलाओं दोनों की तुलना में बहुत अच्छी थी। मुख्य स्रोत जिनके उपयोग से हम महिलाओं की स्थिति पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं: साहित्यिक और शिलालेख और सिक्का मोहरें। सिक्का और मोहरों पर राजसी महिलाएं दिखाई देती हैं। राजा और रानी प्रकार के सिक्के, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी पत्नी कुमार देवी को दर्शाते हुए, और अश्वमेध प्रकार के सिक्के, क्योंकि रानी को अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को पंखा झलना और स्नान कराना था, में रानी का चित्रण है। बसाड़ प्राचीन वैशाली में हुई खोजों में ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी की 3 अंडाकार मोहरें, एक बैठा हुआ सिंह और एक शिलालेख शामिल है। शिलालेख वैवाहिक गठबंधन, यह उस समय की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गुप्त अभिलेखों में रानियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख। वाकाटक वंशावली में आमतौर पर रानियों का उल्लेख नहीं है, हालांकि वाकाटक शिलालेख से पता चलता है कि रानी प्रभावती गुप्ता ने लगातार 3 वाकाटक शासकों के शासनकाल के दौरान राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया था। कुछ शाही महिलाओं ने उपहार देने में पहल की। प्रभावती गुप्ता ने अपने अधिकार में अनुदान दिया। हम परवर सेन द्वितीय की मसौदा प्लेटों पर भी गौर कर सकते हैं, जिसमें एक अनाम मुख्य रानी के अनुरोध पर दिए गए अनुदान का उल्लेख है। रामटेक, नागपुर जिला में केवला नरसिंह मंदिर की दीवारों पर मिले शिलालेखों से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण दिवंगत रानी प्रभावती गुप्ता की स्मृति में उनकी बेटी द्वारा कराया गया था। घटोत्कच गुफा अभिलेख में दानकर्ता के परिवार की लंबी वंशावली दी गई है। इसमें सोमनाग के एक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों पत्नियां ली थी। सीमा शिलालेखों से शाही और कुलीन घरानों के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत: कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा धर्मशास्त्र ग्रंथों और संस्कृत नाटक, नारद, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति जैसे धर्मशास्त्र ग्रंथ घरेलू और लिंग संबंधों पर अधिक सामान्य स्तर पर प्रकाश डालते हैं, जो शिलालेखों के मामले में नहीं है। कामसूत्र, इससे पता चलता है कि बहुविवाह प्रथा गैर शाही अभिजात वर्ग के कुछ वर्गों में भी प्रचलित थी। वात्स्यायन का कामसूत्र सिर्फ सेक्स संबंधी मैनुअल नहीं है, बल्कि यह काम सुख पर एक जटिल ग्रंथ है, जिसमें 7 खंड हैं। सामान्य प्रथाएं, उपदेश, विषम लैंगिक संभोग, दुल्हन प्राप्त करना, पत्नी के कर्तव्य, अन्य पुरुषों की पत्नियों के साथ संबंध, वेश्याएं या यौन सफलता सुनिश्चित करने के गुप्त सूत्र। कामसूत्र में प्रतिबिंबित सामाजिक विचारधारा धर्मशास्त्र ग्रंथों के साथ कई मायनों में मिलती है। विवाह की आयु: धर्मशास्त्र साहित्य में लड़कियों की विवाह की आयु कम करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। कुछ ग्रंथों में यह सिफारिश की गई है कि लड़कियों की शादी यौवन से पहले कर दी जानी चाहिए। वात्स्यायन एक स्थान पर इस विचार का समर्थन करते प्रतीत होते हैं कि, लेकिन प्रणय प्रसंग और वैवाहिक संबंधों पर उनकी सामान्य चर्चा में एक परिपक्व वर वधू की पूर्वकल्पना की गई है। इस तथ्य को देखते हुए कि ग्रंथों में अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं, यह संभव है कि इस संबंध में प्रचलित व्यवहार में भी अंतर रहा हो। साथ ही वात्स्यायन माता-पिता या अभिभावकों द्वारा तय किए गए विवाहों की बात करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों में एक विवाह होता है, जैसे ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष और देव। उन्होंने लड़कियों द्वारा वर चुनने तथा आपसी प्रेम के आधार पर विवाह करने का भी उल्लेख किया है। इस युग के नाटकों में कुलीन समूहों में ऐसे विवाहों का उल्लेख मिलता है। महिलाओं को शिक्षा: वात्स्यायन ने राजकुमारियों और अन्य कुलीन महिलाओं को शास्त्रों का ज्ञाता बताया है तथा ज्ञान की 64 शाखाओं की सूची दी है, जिन्हें महिलाओं को सीखना चाहिए। संस्कृत नाटक से पता चलता है कि शाही दरबार से जुड़ी महिलाएं पढ़ने लिखने, वाद्य संगीत, गायन, नृत्य और कविता में पारंगत रही होंगी। पत्नी का कर्तव्य: कामसूत्र, अच्छी पत्नी अपने पति की लगन से सेवा करती है, घर को साफ सुथरा और अच्छी तरह से सजाती है, नौकरों और घर के वित्त का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करती है, वह कर्तव्यपरायण और विनम्र होती है। जब उसका पति दूर होता है तो वह संयमित जीवन व्यतीत करती है, केवल न्यूनतम आभूषण ही पहनती है। उन्हें कृषि, पशुपालन, कताई बुनाई का ज्ञान है। वे अपने पति के पालतू जानवरों की देखभाल करना भी जानती हैं। यदि उसकी सहपत्नी है तो उसे अपनी सापेक्ष आयु के आधार पर उसे बहन या माँ के रूप में देखना चाहिए। कात्यायनी स्मृति:
एक पत्नी को सदैव अपने पति के साथ रहना चाहिए, उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए तथा घरेलू अग्नि की पूजा करनी चाहिए। पति की मृत्यु के बाद भी उसे पतिव्रता रहना चाहिए। गणिका और साधारण विषय कामसूत्र और संस्कृत काव्य साहित्य में गणिकाओं के नाम से जाने जाने वाले विषयों का उल्लेख मिलता है। कुछ उदाहरणों में नाटक की नायिका गणिका होती हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मृच्छकटिका में वसंत सेना है। ग्रंथों में गणिका के प्रति एक उभयभावी रवैया प्रदर्शित होता है। वह अपनी सुंदरता, बुद्धि और अन्य उपलब्धियों के लिए प्रशंसित और प्रतिष्ठित है, लेकिन तथ्य यह है कि उसके यौन संबंधों को कोई भी पैसे के लिए खरीद सकता था, जिसका अर्थ था कि वह कभी भी सामाजिक सम्मान पाने की आशा नहीं कर सकती थी। साधारण वेश्या का भी उल्लेख मिलता है, जिसका जीवन गणिका से जुड़े आकर्षण और धन से रहित था। विवाहित महिलाओं द्वारा व्यभिचार कामसूत्र उच्च वर्ण की महिलाओं और विवाहित महिलाओं के साथ यौन संबंधों पर रोक लगाता है। हालांकि इससे कुछ निम्न वर्णों की महिलाओं और पुनर्विवाहित विधवाओं के साथ विशुद्ध रूप से आनंद के लिए यौन संबंधों से कोई समस्या नहीं है। धर्मशास्त्र ग्रंथों में स्त्रियों द्वारा व्यभिचार को उपपातक छोटा पाप माना गया है। इसके लिए प्रायश्चित का विधान है। नारद स्मृति इसका उसका सिर मुंडा दिया जाना चाहिए, उसे घटिया भोजन कपड़े दिए जाने चाहिए तथा उसे अपने पति के घर से झाड़ू पोछा हटाने के काम में लगा दिया जाना चाहिए। इसमें शामिल व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति पर बहुत कुछ प्रभाव करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई महिला शूद्र या निम्न जाति के व्यक्ति के साथ व्यभिचार करती है तो स्मृतियों में सुझाव दिया गया है कि उसका पति उसे छोड़ दे। कुछ ग्रंथों में प्रायश्चित को अनावश्यक माना गया है तथा कहा गया है कि व्यभिचारिणी स्त्री मासिक धर्म के बाद पुनः पवित्र हो जाती है। एक गुणवान पत्नी को पोषित किया जाना चाहिए। नारद स्मृति में कहा गया है कि ऐसी पत्नी को त्यागने पर पुरुष को अपनी संपत्ति का 1/3 जुर्माना देना पड़ता है। विधवा का जीवन धर्मशास्त्र ग्रंथों में आज भी विधवाओं को ब्रह्मचर्य और संयमित जीवन जीने की सलाह दी गई है। बृहस्पति स्मृति इसमें विधवा जीवन का विकल्प यह दिया गया है कि अपने पति की चिता पर जलकर मर जाए। ऐसा लगता है कि विधवा पुनर्विवाह को नापसंद किया जाता था, लेकिन अमरकोश में सुझाया गया है कि ऐसा हुआ था, जिसमें पुनर्विवाहित विधवा के लिए समानार्थी शब्द दिए गए हैं। कात्यायन वह पुनर्विवाहित विधवा के बेटे के अधिकारों पर चर्चा करता है। वह एक ऐसी महिला से पैदा हुए बेटे के संपत्ति अधिकारों से भी संबंधित है जिसने अपने नपुंसक पति को छोड़ दिया है। वात्स्यायन ने उन विधवाओं का उल्लेख किया है जिन्होंने प्रेमी बना लिए थे। स्त्रीधन यद्यपि उस समय के ग्रंथों में महिलाओं की अधीनस्थ और आश्रित स्थिति पर अधिक जोर दिया गया है, लेकिन कानून की पुस्तकों में स्त्री धन के दायरे में वृद्धि परिलक्षित होती है। कात्यायन स्मृति में स्त्री धन के विभिन्न प्रकारों की सूची दी गई है। अध्यग्नि स्त्रीधन विवाह के समय अग्नि से पहले दिया जाने वाला दान। अध्यवाहनिका स्त्रीधन यह वह स्त्री है जो अपने पिता के घर से दूल्हे के घर तक जुलूस के साथ ले जाई जाती है। प्रीति दत्त स्त्रीधन किसी स्त्री को उसके ससुर या सास द्वारा स्नेह से दिया गया दान, जिसे वह अपने बड़ों के चरणों में प्रणाम करते समय ग्रहण करती है। शुल्का वधू की फीस घरेलू बर्तनों, बोझा ढोने वाले पशुओं को पालन के लिए प्रयुक्त होने वाली गायों, आभूषणों और दासों के मूल्य के रूप में प्राप्त की जाती थी। अनवधेय बाद का उपहार विवाह के बाद पति के परिवार के सदस्यों और पिता के रिश्तेदारों के परिवार से प्राप्त किया गया। सोदईका विवाहित स्त्री द्वारा अपने पति या पिता के घर से या अविवाहित लड़की द्वारा अपने माता-पिता या भाइयों से प्राप्त। यह उल्लेखनीय है कि कात्यायन और द्वारा अध्यग्नि और अध्यवाहनिका की श्रेणियों का वर्णन काफी व्यापक है। इसमें गैर संबंधियों और अजनबियों से प्राप्त उपहारों के साथ साथ विवाह के अलावा कई विशेष अवसरों पर महिलाओं द्वारा प्राप्त उपहार भी शामिल हो सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म ने गुप्त और गुप्तोत्तर काल में सामाजिक और आर्थिक विकास से उत्पन्न बढ़ती सामाजिक जटिलताओं को कैसे प्रकट किया। गुप्त और गुप्तोत्तर काल की अवधि समाज और अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से बढ़ते परिवर्तनों की विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के ताने बाने में बहुत उथल पुथल का दौर था। इन परिवर्तनों ने आने वाले वर्षों में आगे के परिणामी विकास के लिए विभिन्न परिस्थितियां पैदा की। वर्णाश्रम धर्म में परिवर्तनों ने इस अवधि में सामाजिक जटिलताओं को कैसे बढ़ाया, इसके कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा था। गुप्त वंश के लोग जो मूल रूप से वैश्य थे, उन्हें ब्राह्मणों ने क्षत्रिय माना।
इन सब बातों ने गुप्त राजाओं की स्थिति को वैध बनाने में मदद की, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के महान समर्थक बन गए। जल्द ही ब्राह्मणों को सबसे शुद्ध और इसलिए सर्वोच्च वर्ण के रूप में मान्यता दी जाने लगी। गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों को भूमि दान में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे गुप्तोत्तर समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर बल मिलता है। वर्ण व्यवस्था में अनियमितताएं। वर्ण व्यवस्था कोई आदर्श व्यवस्था नहीं थी। आदर्श रूप से यद्यपि 4 वर्ण थे, लेकिन ये विभिन्न समूह थे जिन्हें इस योजना से बाहर रखा गया था और जिनकी वर्ण पहचान कभी निर्धारित नहीं की जा सकी। वे अत्यंज या अछूत थे। अछूतों खास तौर पर चांडोलों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। वे गांव के बाहर रहते थे और मेला ढोने या कसाई का काम जैसे गंदे काम करते थे। इस प्रकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कई सामाजिक समूहों की स्थिति हमेशा दयनीय रही। गुप्तोत्तर काल में दरबारी उच्च संस्कृति और लोकप्रिय संस्कृति के बीच अंतर और भी स्पष्ट हो गया। लोकप्रिय संस्कृति के तत्व दूसरी भाषाएं बोलते थे, उनके रीति रिवाज और अनुष्ठान अलग थे। संस्कृत और कुलीन दरबारी संस्कृति ने इसके रिश्ते को और भी मजबूती से मजबूत किया। वर्णाश्रम धर्म का आदर्शवादी चित्र। यह मान लिया गया था कि वर्ण अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। इससे पता चलता है कि वास्तविक समाज आदर्श समाज से अलग था और इसे धर्मशास्त्रों के ब्राह्मण लेखकों ने भी मान्यता दी थी। धर्मशास्त्रों में भी संकट के समय अपनाए जाने वाले आप धर्म या आचरण की बात कही गई है। क्षत्रिय स्थिति की पुनर्स्थापना। राजनीतिक रूप से राजतंत्र गण संघों और वनवासी कुलों पर विजय प्राप्त करता है। पहले गैर क्षत्रिय मूल्य के राजाओं को क्षत्रिय दर्जा प्राप्त करने की चिंता नहीं थी, लेकिन गुप्त काल के बाद से यह राजतंत्र के लिए सामान्य बात हो गई। बढ़ती सामंती प्रवृत्ति। भूमि अनुदान की प्रथा के कारण नए धनी और शक्तिशाली भूमि धारक समूह या तो भूमि के स्वामी या उपभोग के रूप में शासक और भूमि के वास्तविक कृषक के बीच मध्यस्थ के रूप में उभरने लगे। भूस्वामित्व वाले मध्यस्थों का उदय भारतीय सामंती अर्थव्यवस्था का एक विशिष्ट प्रतीक माना जाता है। कई इतिहासकार इसे सामंती समाज कहने के बजाय एकीकृत राजनीति कहना पसंद करते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि गुप्तोत्तर काल में राज्यों का गठन अपने आप में पहले की तुलना में एक अलग प्रक्रिया थी और इसलिए इसने एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था और समाज का निर्माण किया। महिलाओं की स्थिति। उच्च वर्ण की महिलाओं की स्थिति निम्न थी। हालांकि हम वाकाटक, रानी प्रभावती गुप्ता जैसी शख्सियतों के बारे में सुनते हैं जिनके पास काफी शक्ति थी, लेकिन सभी महिलाओं को इतना विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे मानदंड तय किए गए हैं कि जिनका पालन महिलाओं से एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श माँ के रूप में करने की अपेक्षा की जाती है। कई ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न कारणों से महिलाओं को शूद्रों के समान ही माना जाता है। शूद्रों की स्थिति। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति थी। वे कृष्ण की पूजा भी कर सकते थे। अस्पृश्यता की प्रथा पहले की तुलना में अधिक तीव्र हो गई। चांडाल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही समाज में दिखाई देने लगे थे। जल्द ही उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई और उनकी अक्षमताएं इतनी स्पष्ट हो गई कि इसने फाहियान का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने हमें बताया कि चांडाल गांव के बाहर रहते थे और मांस मछली का व्यापार करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे चांडाल डूब क्षेत्र या बाजार में प्रवेश करते थे तो वे अपने आगमन की सूचना देने के लिए लकड़ी का टुकड़ा बजाते थे ताकि दूसरे लोग उन्हें छूकर अपवित्र न हो जाएं। मौद्रिक एनीमिया सिद्धांत। इसका तात्पर्य सिक्कों की कमी और कम क्रय शक्ति वाले घटिया गुणवत्ता वाले सिक्कों से है। हालांकि सबसे पहले डीडी गोस्वामी ने इसका सुझाव दिया था, लेकिन 1965 में आर एस शर्मा की इंडिया फ्यूडलिज्म ने गुप्तोत्तर काल में सिक्कों की कमी, व्यापार और वाणिज्य के साथ इसके जुड़ाव और परिणाम स्वरूप सामंती सामाजिक संरचना के उद्भव पर ध्यान केंद्रित किया। शर्मा ने शहरी पतन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में गिरावट, कारीगरों की गतिविधि का पतन और धातु मुद्रा की कमी हुई। ओडिशा का एक केस स्टडी गुप्तोत्तर काल में सिक्कों के पूर्ण अभाव और व्यापार में वस्तु विनिमय के उपयोग को प्रमाणित करता है। इस तरह के परिदृश्य ने शहरी पतन को जन्म दिया। ग्रामीण तनाव। विषम और स्त्रीकृत कृषक वर्ग के कारण ब्रह्मदेह का गैर ब्रह्मदेह में तथा ब्रह्मदेह का अग्रहारम में रूपांतरण ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव के संभावित स्रोत थे। हमारे पास कश्मीर के दमारा विद्रोह के वर्त विद्रोह आदि के उदाहरण हैं। जाति प्रसार। निम्नलिखित कारकों के परिणाम स्वरूप जातियां अनेक उपजातियों में विभाजित हो गई। एक और बड़ी संख्या में विदेशियों को भारतीय समाज में समाहित कर लिया गया था तथा विदेशियों के
प्रत्येक समूह को एक प्रकार की हिंदू जाति माना जाता था। चूँकि विदेशी मुख्यतः विजेता के रूप में आए थे, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। हूण, जो 5वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए, अंततः राजपूतों के 36 कुलों में से एक के रूप में पहचाने जाने लगे। आज भी कुछ राजपूत हूण की उपाधि धारण करते हैं। उन्हें अर्ध क्षत्रिय का दर्जा दिया गया क्योंकि उन्हें शुद्ध क्षत्रिय मूल का नहीं माना जाता था। जातियों की संख्या में वृद्धि का दूसरा कारण भूमि अनुदान के माध्यम से कई जनजातीय लोगों का ब्राह्मणवादी समाज में समावेश था। जनजातियों के शासक प्रमुखों को एक सम्मानजनक मूल माना जाता था, लेकिन शेष अधिकांश तुच्छ लोगों को निम्न मूल दिया गया और प्रत्येक जनजाति अब हिंदू समाज में एक प्रकार की जाति बन गई। विभिन्न जातियों या समूहों की उत्पत्ति भी वर्ण संस्कार या विभिन्न वर्णों के बीच अंतर्विवाह के माध्यम से हुई। यह सुझाव दिया गया कि भूमि या भू-राजस्व के हस्तांतरण ने एक नई जाति को जन्म दिया जो कायस्थ थे, जिन्होंने लेखक के रूप में ब्राह्मणों के एकाधिकार को कमजोर कर दिया। गुप्तोत्तर काल में जैसे-जैसे अधिक क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाया गया, जाति के आधार पर स्थिरीकृत बसे हुए समाज वनवासी समाजों के निकटवर्ती संपर्क में आ गए। धीरे-धीरे विविध समूहों को एक निश्चित व्यवस्था में लाया गया। धार्मिक संस्थाओं को अनुदान प्राप्त हुआ और पवित्र केंद्रों ने कई भूमिकाएं निभाई। स्थानीय पंथों को मौजूदा हिंदू संप्रदायों में शामिल किया गया। मंदिरों ने महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के रूप में कार्य किया। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, जबकि शिलालेखों से राज्य और कुलीन परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है, वहीं कामसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथों जैसे नारद, बृहस्पति, कात्यायन स्मृतियां घरेलू और लैंगिक संबंधों पर अधिक सामान्य स्तर पर प्रकाश डालती हैं। कुछ पहलुओं में स्थिति में सुधार हुआ। सिक्कों और मुहरों पर राजसी महिलाएं दिखाई देती हैं। रानियों को राजा और रानी प्रकार के सिक्कों का दर्शाया जाता है, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, उनकी पत्नी कुमारदेवी को दर्शाने वाले सिक्के। कुछ सिक्कों के पीछे भी रानियां दिखाई देती हैं। वैवाहिक संबंध उस समय की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ शिलालेख जैसे गुप्त अभिलेखों में रानियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है। वाकाटक अभिलेखों से पता चलता है कि रानी प्रभावती गुप्ता ने लगातार 3 वाकाटक शासकों के शासनकाल के दौरान राजनीतिक शक्ति के प्रयोग किया। कुछ शाही महिलाओं ने भी उपहार देने में पहल की। प्रभावती गुप्ता ने अपने अधिकार में अनुदान दिया। शूद्रों की तरह महिलाओं को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति थी और उन्हें कृष्ण की पूजा करने की सलाह दी गई थी। वे अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग ले सकती थी। कानून की किताबों में स्त्रीधन के दायरे में वृद्धि को दर्शाया गया है। कात्यायन स्मृति में स्त्रीधन के विभिन्न प्रकारों की सूची दी गई है। हालांकि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में महिलाओं की समग्र स्थिति में गिरावट जारी रही। महिलाओं की अधीनता का मुख्य कारण उनकी आजीविका के लिए पुरुषों पर पूर्ण निर्भरता थी। महिलाओं को संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, सिवाय स्त्रीधन के, जो आभूषण, वस्त्र और विवाह के अवसर पर दुल्हन को दिए जाने वाले अन्य उपहारों के रूप में होता था। गुप्त पूर्व और गुप्त काल में उच्च पदों पर आसीन महिलाओं को आजीविका के स्वतंत्र स्रोतों तक पहुंच नहीं थी। तथ्य यह है कि 2 निचले वर्णों की महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने की आजादी थी, जिससे उन्हें काफी स्वतंत्रता मिली, जो उच्च वर्णों की महिलाओं को नहीं दी गई। कुलीन महिलाओं को छोड़कर उन्हें औपचारिक शिक्षा का अधिकार नहीं था। जबरन मजदूरी, विष्टि ग्रंथों में खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले भाड़े के मजदूरों का उल्लेख है। बृहस्पति और नारद स्मृति में नकद या वस्तु के रूप में मजदूरी के भुगतान के लिए दरें और नियम निर्धारित किए गए हैं। इस अवधि में जबरन मजदूरी, विष्टि पहले की तुलना में अधिक आम हो गई। भूमि अनुदान अभिलेखों में करों के साथ इसका उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जो लोगों द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। यह तथ्य कि विष्टि से संबंधित अधिकांश शिलालेख मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, यह दर्शाता है कि यह प्रथा इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित थी। समकालीन धर्मशास्त्रों में दासों का उल्लेख मिलता है। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। साथ ही दासों को एक संपत्ति के रूप में माना जाता था, क्योंकि उन्हें संपत्ति के अन्य सामानों के साथ उनके पूर्व मालिकों के वंशजों को सौंपा जा सकता था। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था हमेशा सुचारू रूप से काम नहीं करती थी। महाभारत के शांति पर्व, जिसे गुप्त काल से जोड़ा जा सकता है, में कम से कम 9 श्लोक हैं जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के राज्याभिषेक की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे वैश्यों और शूद्रों की ओर से किसी तरह के संगठित विरोध का संकेत दे सकते हैं। गुप्त काल में समाज ने कई बदलाव देखे।
लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसने किसी भी तरह से प्रगति की है। वर्ण और जाति व्यवस्था का मजबूत होना, अछूतों की बदतर स्थिति, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और महिलाओं की घटती स्थिति जैसी कुछ घटनाएँ गुप्त काल को स्वर्णयुग के रूप में देखने वाले दृष्टिकोण पर सवालिया निशान लगाती हैं।